नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन लगातार आपको वीडियो सॉल्यूशंस इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि जो भी वीडियोज़ अपलोड हों आप मिलती रहें। बढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 में। 5 चैप्टर आपके अच्छे ढंग से आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं मेरे बच्चों। अब जो अगला चैप्टर है वह है क्या, चैप्टर नंबर 6 नाम है विकास या एवोल्यूशन। इस पर हमें आपको बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको आपको अच्छे से देखना है और इसको आप अच्छे से देखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, माफ करिएगा, देखिएगा आगे क्या कह रहा है चैप्टर में। चलिए, जो शॉर्ट समरी चैप्टर्स की हैं और उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेलेक्टिव, वो आपको यहां डिस्क्राइब किया जा रहा है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, दिया है परिवर्तनशील जो पृथ्वी है उसके बारे में, यानी जीवों की एक तरह से उत्पत्ति भी यहां बता दी गई है। देखिए, परिवर्तनशील जो पृथ्वी है उसमें दिया है पृथ्वी का निर्माण जिन दशाओं में हुआ वह इसके अंदर व बाहर अनेक प्रकार के परिवर्तन सदैव से ही होते आए। यानी पृथ्वी के अंदर हमेशा से कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता है और आगे भी होते रहेंगे। भूकंप आदि की जो घटनाएं होती हैं और आप देखते हैं तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिट्टी के अंदर दब जाती हैं। बहुत ऐसे पहाड़ या उस तरह के क्षेत्र जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। यह सब स्थिति के क्या है, पृथ्वी के इस तरह की बात की वजह से है, या परिवर्तनशील जो पृथ्वी का नेचर है उसको प्रदर्शित करती है, या कह दें स्पष्ट करती है। आगे दिया है अनुमानतः पृथ्वी का विकास लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ होगा, जब ताप और कम हुआ था तो पृथ्वी पर कुछ ही तत्व थे, उस पर विभिन्न गैसों का भी निर्माण हुआ होगा। यानी जो बात बताई जा रही है उसके अनुसार स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उस समय ज़्यादा तत्व नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आया, कहते पृथ्वी की दशाओं में परिवर्तन आया, उसके बाद अनेक तत्व मिलने लगे। तत्वों के साथ साथ गैसों का भी निर्माण क्या है, होना पृथ्वी पर शुरू हो गया। अब जीवन की जो उत्पत्ति है उसके बारे में एक शॉर्ट समरी दी गई है कि जीवों की जो उत्पत्ति है पृथ्वी पर, या कह दे जीवन की जो उत्पत्ति है पृथ्वी पर, वह कैसे है, किस दशाओं में है। इसको देखिए, दिया है प्राचीन काल से ही आधुनिक युग तक जीवन की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिक एवं दार्शनिकों ने अनेक मत दिए, बहुत से मत आए हुए। ये बात सही है। स्वतः जननवाद, अजीवाद या जीवोत्पत्ति, पहला जो मत है स्वतः यानी स्वयं से, जननवाद, स्वतः जननवाद, इसी को कहते हैं अजीवात जीवोत्पत्ति। यह एक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवों की क्या है, उत्पत्ति विभिन्न अजैव पदार्थों से समय समय पर स्वतः हुई। यानी जैविक चीजों का निर्माण अजैविक तत्वों या मटेरियल से हुआ। ठीक, आगे कह रहा है थेल्स साहब इसके सपोर्टर थे, प्लेटो साहब, अरस्तु,
इन सब ने इनके बारे में थोड़ा सा सपोर्ट किया। आगे दिया, जबकि ब्रह्मांडवाद रिचटर ने, जो कि 1865 थे, उसके सपोर्टर प्रेयर साहब भी थे, हेल्महार्ट साहब थे। इन लोगों ने क्या बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ही सजीव एवं अजैव पदार्थों की एक साथ उत्पत्ति हुई, अथवा विशिष्ट सृष्टिवाद जीवन की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न धर्म प्रचारकों के मत हैं। यानी कि अलग अलग जो धर्म प्रचारक है उन्होंने भी अपना मत दिया कि किस तरह से जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, लेकिन धर्म के बेस पर नहीं। विज्ञान हमेशा तथ्यों पर, साथ ही साथ प्रैक्टिकली नॉलेज पर और साइंटिफिक जो क्राइटेरिया है उस पर उतरने वाली फैक्ट्स को क्या करता है, स्वीकार करता है। तो यहाँ जो स्वतः जननवाद है, अजीव वस्तुओं से, अजीवों से, आप कहते हैं निर्जीव चीज़ों से सजीवों की उत्पत्ति, इसको भविष्य में स्वीकार नहीं किया गया और यह थ्योरी कहीं ना कहीं फेल हो गई। तो इस चीज़ को आप माइंड में रख लीजिए। आगे बढ़िए। अगर हम बहुत स्वीकारात्मक थ्योरी की बात करें तो यह जो थ्योरी दिया है, प्राकृतिक दिया है, प्रकृतिवाद अथवा जीव रसायन उद्विकास मत। क्या प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद या जीव रसायन उद्विकास, जीव रसायन उद्विकास मत। अब इसमें उन्होंने क्या समझाया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए। जीवन की उत्पत्ति के विषय में यह आधुनिकतम मत है, यानी सबसे एडवांस मत यही है। कौन सा? प्रकृतिवाद या जीव रसायन उद्विकास मत, है ना। क्या कहा गया है इसमें? जो साइंटिस्ट थे रूस के, कौन थे? फेमस ओपैरिन साहब थे, जिन्होंने कि 1924 में यह थ्योरी दिया। और क्या बताया? थ्योरी का नाम क्या इन्होंने दिया? पदार्थवाद। पदार्थवाद, है ना। पदार्थवाद के रूप में यह थ्योरी प्रचलित हुई और देने वाले AI ओपैरिन साहब। कौन है? AI ओपैरिन साहब। इसमें क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। अपने मत में ओपैरिन साहब ने 1936 में जीवन की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक द्वारा प्रकाशित किया। यानी जो कुछ भी इन्होंने थ्योरेटिकली बताया उसको एक बुक में रख दिया, जिसे नाम दिया क्या? ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यह नाम उन्होंने दिया बुक का। इसमें प्रकाशित हुई। आगे दिया है, लगभग इसी प्रकार की परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक हैलैंड साहब ने 1929 में प्रस्तुत किया। इन परिकल्पनाओं के अनुसार आधुनिक पृथ्वी का निर्माण, इस पर जीवन की उत्पत्ति प्रक्रिया जीव रसायन उद्विकास है। यानी जीव रसायन के बेसिस पे
उद्विकास हुआ और उद्विकास के फलस्वरूप जीवों की क्या है, पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। तो पहले रासायनिक क्रिया के द्वारा अनेक रसायन जो है समुद्र के तली में आसपास इधर उधर जो एनवायरमेंट था, पृथ्वी का वातावरण था, उसमें पैदा हुए और उनके आपस में जुड़ाव से क्या हुआ, जीव संरचना के लिए जो बायोलॉजिकल एलिमेंट हैं, जिसको आप बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, है ना, जैविक कण, उनका निर्माण हुआ और उन्हीं से धीरे धीरे क्या हुआ, जीवों का क्या है, निर्माण हो गया। तो इस तरह से जो थ्योरी फेमस हुई वो है क्या, जीव रसायन उद्विकास। याद रखेंगे। आगे दिया है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपैरिन का सिद्धांत क्या था, उसके बारे में। ओपैरिन का सिद्धांत क्या था, इसको ध्यान से देखें। दिया है अनेक वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक रूप से परखा है, किसको, ओपैरिन के सिद्धांत। ठीक, इस मत के अनुसार आधुनिक पृथ्वी के निर्माण एवं इस पर जीवन की उत्पत्ति प्रक्रिया को निम्नलिखित 8 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, पदार्थों की परमाणु अवस्था। पदार्थों की परमाणु अवस्था पहला हो गया। दूसरा, पदार्थों की अणु अवस्था। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तथा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तथा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। विभिन्न अणुओं के संघनन एवं बहुलकीकरण, यानी संघनन से और एक प्रक्रिया इन्होंने बताई बहुलीकरण या बहुलकीकरण, इसी को आप पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन। तो ये बहुलकीकरण आदि के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो चाहे संघनन हुआ, चाहे बहुलकीकरण हुआ या दोनों हुआ, इन प्रक्रियाओं के हेल्प से ही जो कॉम्प्लेक्स या जटिल जैविक मटेरियल है पृथ्वी पे, उनका निर्माण हुआ। तो इस तरह से ओपैरिन साहब ने एक अच्छा मत दिया जो कि आज भी मान्य है, और इसकी जो परिकल्पना है उसको उन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था, 1924 में ही दे दिया था। आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आई तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में। चलिए, यहां क्या दिया है देखिएगा। दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हैरोविट्ज 1945, लेस्ली आर्गेल एल.ई. आर्गेल 1933 आदि वैज्ञानिकों के मतानुसार प्रथम जीव का उद्भव आदि समुद्र में स्वतंत्र नग्न जीन्स के रूप में हुआ। समुद्र में कैसे हुआ, नग्न जीन्स के रूप में हुआ। आगे दिया है बाद में इन्होंने आरएनए
तथा डीएनए अणुओं का निर्माण तथा प्रोटीन के साथ संयोग करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर अणु बनाए। तो क्या हुआ, सबसे पहले नग्न जीन्स का निर्माण हुआ। उसके बाद सेकेंड फेज में आरएनए और डीएनए इनका निर्माण हुआ। और जब जो है प्रोटीन का संयोग हुआ, प्रोटीन के संयोग से न्यूक्लियोप्रोटीन जिसे कि आप आरएनए या डीएनए नाम देते हैं, पॉलीमर है ये, और जिसका कि निर्माण प्रोटीन के अणुओं के आपस में, मोनोमर्स के आपस में मिलने से हुआ है। इसकी बात यहां क्लियर कर दी गई। अगले पॉइंट में देखें, स्वपोषण की उत्पत्ति या ऑक्सीजन जो क्रांति है वह कब आई, या ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर कब जन्मी, उसकी चर्चा यहां आप करेंगे। अगले पैरा में हमें आपको देखना है कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई। ठीक है, तो देखिए क्या बताया है, स्वपोषण की उत्पत्ति, ऑक्सीजन क्रांति आदि सागर में उत्पन्न प्रोकैरियोटिक कोशिका परपोषी रही होगी, ऐसा माना गया है, रही होगी, है ना। ये समुद्र में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, अन्य कार्बनिक यौगिकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते रहे। कैसे रहते रहे, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते रहे। इनमें ऊर्जा का उत्पादन कार्बनिकों के अवायवीय श्वसन द्वारा होता रहा होगा। इनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में एकत्रित होती रही। आगे आदि जीवों में विभिन्न पोषण विधियों का विकास हुआ। वर्तमान पर्णहरित के समान उत्प्रेरक उत्पन्न हुए। आगे दिया है अपचायक, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुक्त होना आदि जीवों की नई दिशा में विकास के लिए क्रांति की घटना हुई, और अब पर्यावरण में अपचायक ऑक्सीजन हो गया, जिसकी वजह से अपचायक जो है पूरा आपका पर्यावरण ही हो गया। तो आप देखेंगे ऑक्सीकरण की जो घटनाएं हैं वह ऑक्सीजन के होते ही जो पृथ्वी का पर्यावरण है उनमें होनी शुरू हो गई। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जो क्रिया है वह संपन्न हुई। प्रोकैरियोटिक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ऑक्सीजन का जनरेशन होना, या कह दें ऑक्सीजन का पैदा होना। वहीं दिया है एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन, ओजोन। O3 की एक कई किमी मोटी परत बनने की थी, जिससे रासायनिक उद्विकास की दिशा ही बदल गई। कैसे बदल गई भाई, दिया है इन घटनाओं को ऑक्सीजन क्रांति क्या कहते हैं। इन्हीं घटनाओं को नाम दिया जाता है ऑक्सीजन क्रांति, क्योंकि ऑक्सीजन के जुड़ने से ओजोन का निर्माण हो गया। और आप जानते हैं पृथ्वी पर ओजोन की परत का पाया जाना यानी जीवों के संरक्षण के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण हो जाना जिससे अल्ट्रावायलेट जो रेज है सूर्य के प्रकाश का, उससे जो जीव पैदा हुए पृथ्वी पर वो बचे रह सके, क्योंकि ऐसे जीव बचे रह सके ऐसा एनवायरनमेंट बन गया। तो जो नए नए जीव हैं उनकी उत्पत्ति धीरे धीरे क्या है, प्रारंभ हो गई, और कहीं न कहीं प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण भी शुरू हो गया। देखिए नीचे दिया गया है,
अब सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति तथा निर्माण से सुकेंद्रीय कोशिकाओं का विकास दो दिशाओं में होने लगा, जिससे क्लोरोप्लास्ट विहीन कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं कहा गया। प्रकृति में जैव संतुलन की स्थापना इन्होंने की। तो अब पर्यावरण में क्लोरोफिल युक्त और क्लोरोफिल विहीन जैसी दो कोशिकाएं बननी शुरू हो गई। वो भी कैसी? यूकैरियोटिक टाइप की। अब यहां समझने की बात है कि प्रोकैरियोटिक बनने के साथ यूकैरियोटिक बना, यूकैरियोटिक के साथ जो पिगमेंट लिए हुए, क्लोरोफिल लिए हुए जो कोशिकाएं थी उनको आप क्लोरोप्लास्ट युक्त, और जो उससे अलग थी उसमें नहीं पाया गया उसको क्लोरोप्लास्ट विहीन कोशिकाओं का नाम दिया। आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का जो मेन वर्क होता है वह फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का अंजाम देना होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है वह क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति की वजह से करने लगा वह कोशिका जिसमें पाया गया। तो इस प्रक्रिया से आप देखेंगे धीरे 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 प्रक्रियाएं आगे बढ़ने लगी। ठीक है, तो इस तरह से अभी यूनिसेलुलर कोशिका का निर्माण हुआ। पहले प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक, फिर क्लोरोप्लास्ट युक्त, फिर क्लोरोप्लास्ट विहीन, और ऐसा ही क्रम चलता गया। और एक समय ऐसा आया जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण प्रारंभ हो गया। और उसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के निर्माण का जो रिजल्टेंट है हम आप भी हैं। हम आप क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जो संरचना है उसका एक रूप है। अब जैव विकास के जो सिद्धांत हैं उसमें से कुछ सिद्धांत हैं जो कि आपको यहां देखना चाहिए, आपके काम का है, देख लीजिए। लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी जो लक्षण हमने उपार्जित किया है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाना, इसी को कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। हालांकि रियलिटी ये है कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं जाते, जो कि आज स्पष्ट हो चुका है। किंतु थ्योरी में क्या कहा गया इसको देखें। लैमार्कवाद ने क्या कहा? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क साहब ने 1744 से 1829 में जैव विकास क्रिया को समझाने के लिए प्रथम वैज्ञानिक परिकल्पना उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक नामक जो बुक है उसमें मिली। किस बुक में? फिलोसफी जूलॉजिक, ये बुक का नाम था। इसको उन्होंने प्रकाशित किया और वो भी कब? 1809 में, 1809 में। तो 1809 में ये चीज़ इनको पता चली, यानी कि यह प्रकाशित हुई और लोग भी इससे अवगत होने लगे, यानी और लोगों को इसके बारे में क्या है जानकारी हो सकी। अब आगे देखिए उन्होंने क्या बताया। अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के प्रभाव का सिद्धांत भी दिया, या इसी को कहा गया भाई अंगों का ज़्यादा उपयोग हुआ तो सबल हो गए, कम उपयोग हुआ दुर्बल हो गए। लैमार्कवाद के नाम से यह थ्योरी जो है प्रसिद्ध है। आकार वृद्धि की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग अनुप्रयोग का प्रभाव तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति उन्होंने सिद्धांत के प्रमुख कारक माने। तो ये 4-5 जो कारक हैं यह प्रमुखता से उन्होंने माना, तो यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनको देख लीजिएगा। पहला क्या? आकार वृद्धि की प्रवृत्ति, सबका आकार बढ़ता है, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, और साथ ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति उन्होंने सिद्धांत के प्रमुख कारक बताए। तो इस तरह से आप देखेंगे
कुछ चीज़ें आपके सामने निकल करके सामने आई। आगे की बात करें, दूसरा पॉइंट, डार्विन या डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अब तक आपने लैमार्क्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे क्या डार्विन, लैमार्क साहब ने जो बताया उसमें स्पष्ट था क्या, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि उसके बारे में इन्होंने डेट ज़्यादा बताया। लेकिन जब डार्विन की बात करें तो डार्विन साहब ने क्या कहा, प्राकृतिक वर्ण की बात की, यानी नेचर के सेलेक्ट करने की बात की, और कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो वही सर्वाइव करेगा पृथ्वी पे, जो फिट होगा, जो फिट नहीं होगा वो क्या करेगा, डायनासोरस की तरह पृथ्वी से क्या होगा, गायब हो जाएगा। मेरे बच्चों आप समझ सकते हैं, डायनासोरस आज अगर भोजन के बेस पे इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर चुके होते तो आज पृथ्वी पर होते, किंतु वह एडजस्ट न कर सके और पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब गायब हो गया। चलिए देखिए, चार्ल्स डार्विन साहब ने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या कहा, प्रकृति में अत्यधिक दिलचस्पी थी उन्हें, जीव जंतुओं के एकत्रित करते के उनका अध्ययन करते थे। उन्होंने जीवन जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक भी लिखी। उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत था उसको डार्विनवाद कहा गया। उन्होंने वैज्ञानिक वायलेंस के साथ जीवों में जीवन संघर्ष तथा प्रकृति के द्वारा योग जातियों के चयन की बात कही। दूसरे ही वर्ष 1859 में अपनी बहुचर्चित पुस्तक जीव जातियों की उत्पत्ति को भी उन्होंने प्रकाशित किया। तो कई पुस्तकों के माध्यम से वह उन्होंने अपने ज्ञान को समाज में देने का प्रयास किया, और उसी की देन है कि आज हमारे सामने यह दोनों थ्योरियां हैं जो कि फेमस हैं। पहला लैमार्क की, जिसमें उन्होंने क्या किया, अंगों के उपयोग और अनुपयोग की बात की। वही जो है डार्विन साहब हैं जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, यानी वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले पोर्शन की तरफ, जो हमने आपके लिए चुना है, मानव और उसके पूर्वज क्या है, इसके बारे में थोड़ा इसको आपको देखना है। दिया है मानवाकार पूर्वज, इनको उपगण या एंथ्रोपोइडिया नाम दिया जाता है। एंथ्रोपोइडिया नाम दिया जाता है, या इनके अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। किसको? मानवाकार पूर्वज, यानी मानव के आकार के जो पूर्वज थे, या कहते मानव के पूर्वज थे, जिसमें प्रोसेसियंस को छोड़कर सभी प्राइमेट्स को सम्मिलित किया गया है। प्रोजियंस को छोड़ करके सभी को रखा गया। इसमें 3 प्रमुख जो प्रकार हैं, वानर वंश यानी मंकी स्टॉक, कप वंश एप स्टॉक, और मानव वंश होमोनिड्स स्टॉक, ये 3 थे। बंदर या वानर, कपी और मनुष्य। अगर हम मानव के विकास के लिए बात करें तो कुल 6 वंश इसमें कैटेगराइज किए गए। सबसे पहले जो है मिला रामापिथेकस, फिर केनियोपिथेकस, फिर पैरेंथियोपस, फिर दिया है जैंथ्रोथ्रोपस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर होमोटिपिकस। और आप जानते हैं कि होमोपिथेकस जो शुरू हुआ उसमें ढेर सारे मानव की स्पीसीज डेवलप हो रही। उसी क्रम में आप देखेंगे हमारा जो नाम होता है जोलॉजिकल, वो क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस है, हम इससे बिलोंग करते हैं। रोमर्स आधुनिक मानव होमो सैपियंस सैपियंस की निम्नलिखित भौगोलिक जातियां बताते हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलियाइड्स थे, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बुशमैन इसमें आते थे। भारत के जो भील थे, श्रीलंका के वेडा जाति जो थी वो इसमें आती थी। ग्रेनाइट्स भी आते थे। ग्रेनाइट्स में क्या था भाई?
निग्रोइड्स क्या हैं? अफ्रीका के कांगो, अंडमान, मलाया, न्यूगिनी और फिलीपींस जैसे छोटे ऐसी जगहों पे रहने वाले छोटे कद के जो मनुष्य थे वो इसमें आए। तीसरे पे क्या कहा इन्होंने? काकसाइड्स कहा। काकसाइड में उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अरब देशों के रूप व भारत में भूरे अथवा गोरे रंग की जो जातियां थी वो इसमें आई। चौथा जो पॉइंट था इसमें, उनको मंगोलाइड्स कहा। इसमें चीन, जापान, मंगोलिया आदि के देशों में पाए जाने वाली जातियां, साथ ही साथ अमेरिका के जो रेड इंडियंस हैं वह भी इसी में सम्मिलित किए गए। तो यह कुछ ग्रुप बनाया गया और इस तरह से प्रस्तुत किया गया। तो यह आपके इस चैप्टर की कुछ प्रमुख बातें हैं और इसे आपको अच्छे से देखना है मेरे बच्चों। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।